देखो इंडियन इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 क्लास से पढ़े थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो इसका जो अभी पहला यूनिट में ही है एक टॉपिक होता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ना, इनको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थिति है इसको हम लोग को देखना है। तो इसके लिए फिर अभी हम लोग कुछ और बेसिक टर्म समझना है और ये फीचर्स भी आज के क्लासेस में लोग डिस्कस कर रहे हैं। समानता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत और क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे। फीचर्स का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं, मतलब इसमें क्या किस किस तरह की घटनाएं घटती हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है ना, जीडीपी क्या है, कम है तो कम क्यों है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो पहले तो हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कोर इकोनॉमिक्स, और ये क्या है इंडियन इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स इट इज़ एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, ये सब्जेक्ट, और इंडियन इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको ये एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए पेपर, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, और इकोनॉमी क्या है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें कैसे हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है। बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, चाइना इकोनॉमी इज ए सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, इस तरह से पढ़ते हैं। तो हमारी इकोनॉमी किस तरह की है आप जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बट इज इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे टर्म यूज हो रहा है, यानी कि न इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट है, न इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड किस तरह का है, तो इसमें ये कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी नाउ हैज़ बीन द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू वर्क अंडर द मार्केट सिस्टम। इवन जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि हमारे क्या जो अधिक से अधिक संस्थाएं हैं वो मार्केट के हिसाब से ही चले, यानी कि प्राइवेट फोर्सेस हमारा काम करे। अब ये सारी चीज़ों को हम लेके करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारा इंडिया है क्या, तो इंडिया क्या है इसके बारे में पहले तो देख लें। देखो इंडिया ये अलग अलग जगह से कंपाइल किया हुआ है, अब एक जगह तो किताब में मिलेगा नहीं, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे चीज़ आपका जीएस का भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जीएस में सिर्फ आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है इसको समझने का प्रयास कीजिए। इंडिया तो सबसे पहले एक रिपब्लिक स्टेट है जहाँ की अपना संविधान है, इंडिपेंडेंस 1947 मिला और अपना संविधान 1950 में मिला। तो इंडिया के पास इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है। बिहार उसका एक प्रोविंस है, बिहार इज़ नॉट स्टेट, बिहार इज़ नॉट सोवरेन पावर। इंडिया क्या है, रिपब्लिक स्टेट है ना, इज ए कंट्री। देखो इंडिया रिपब्लिक, इंडिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ए कंट्री इन साउथ एशिया। देखो एक एक चीज़ समझिए, बहुत लोग को ये भी मालूम नहीं रहता है, साउथ एशिया में इंडिया है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अब शायद ये फर्स्ट हो गया है ना, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द लैंड एरिया, लैंड मतलब ज़मीन के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश हमारा है। एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, और हमारे जो डेमोक्रेसी है देख रहे हैं किस तरह की डेमोक्रेसी है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब जितना डेमोक्रेसी होना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ छूट आपको दिया गया, कोई भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ के बहुत बड़ा बड़ापन है कि लोग यहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बातों को रखना से परहेज नहीं कर रहे, बल्कि वो तरीका मीडिया क्यों ना हो बोल देते हैं ना भाई, है ना, उन हिम्मत रखते हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेसी है, एक हमारी खूबसूरती है नवल। अब इसमें देखिए इस एक तरह से चौहद्दी से हम लोग बच्चों में पढ़ते थे, बाउंडेड बाई इंडियन ओशियन ऑन द साउथ, the Arabian Sea on the southwest, and the Bay of Bengal in the southeast is the, it shares the land border
विद पाकिस्तान जानते हैं, टू द वेस्ट चाइना, नेपाल एंड भूटान टू द नॉर्थ, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार to the east. In the Indian Ocean, the India is the vicinity of Sri Lanka and Maldives. Its Andaman and Nicobar Islands shares a maritime borders in Thailand, Myanmar and Indonesia. इसका मतलब ये हमारा क्या है, हमारा पड़ोसी है। तो कोई इसमें से क्वेश्चन पूछता है ना, कभी कभी देते हैं कि भाई भारत का कौन कौन सा पड़ोसी है, इतना सारा पड़ोसी है। एक तरह से हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे कि भारत का चौहद्दी बताओ, बिहार का चौहद्दी बताओ, पढ़ते थे ना, क्लियर। तो इसका हिंदी में भी आपका होगा, चिंता इसका करना नहीं। यानी कि डेटा दिया गया कि भारत आधिकारिक तौर पर एक भारत गणराज्य जो दक्षिण एशिया में एक देश है, और यह दूसरा सबसे अधिक नहीं है, पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भूमि क्षेत्र द्वारा 7वां सबसे बड़ा देश है, और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, क्योंकि चाइना में तो लोकतंत्र है ही नहीं है कि नहीं। तो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा या पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और मालदीव के आसपास के क्षेत्र में है। जैसे आप जाते हैं ना कन्याकुमारी, जब समुद्र से जाते हैं तो यहाँ एक एरिया के बाद कहते हैं अब श्रीलंका हम लोग आ गए। अब इसमें भारत का अधिकतर देशों के साथ संबंध अच्छा है। दो को छोड़ दीजिए, एक है पाकिस्तान जो अभी शांत है, अपने आप में परेशान है, और दूसरा है चाइना। और इसमें हम लोग की तरफ से कोई कभी ये नहीं होता है कि हम उसके पास जाते हैं। हमेशा हम लोग डिफेंसिव के मोड में होते हैं, कभी ऑफेंसिव मोड में नहीं होते हैं। कभी हम लोग किसी तरह का जो है किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो अपनी बचाव हम लोग रक्षा करते हैं। क्लियर। तो भारत हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, शांति चाहा है, कभी दूसरे कंट्री पर बेवजह हमला किया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमेशा कहता रहा ये एरिया मेरा है, वो कहते ये एरिया हमारा है। और ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के आर्थिक विकास में, है ना। पता है रिटार्डिंग फैक्टर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ा, कल हम बताए थे पिछले लेक्चर में, अगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एक हो जाए तो न जाने कितना हमारा इनकम बढ़ जाए, ये हम कह भी नहीं सकते। क्लियर। तो जितनी खूबसूरत ये सोचे, इसमें आधा अधिक तो हमारे पास पहले से भारत में था। बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब क्या था, श्रीलंका, सब कभी भारत का पार्ट हुआ करता था। और ये सब अगर एक रहे ना तो दुनिया का कोई ताकत इन देशों को पछाड़ नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने सारे कंट्री हैं सभी में अच्छे अच्छे लेबर्स हैं, हर तरह के कलाकार मिलेंगे, हर तरह के पेंटर्स मिलेंगे, डिजाइनर्स मिलेंगे, मूवी में काम करने सब तरह के लोग यहाँ पे हैं। एक इंडिया तो पहले से मल्टी डाइवर्स कंट्री है। अगर सोचो इन सभी भी अगर हमारे साथ में रहता होगा तो कितना और मल्टी डाइवर्स कंट्री रहा होगा, मल्टी कल्चरल कंट्री रहा होगा। तो भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को हमेशा नया नया संदेश देती है। आज भी हम लोग भारत में महिला काम करे, पुरुष काम करे, सबको सामान्य वेतन मिलता है, लेकिन महिलाओं को वेतन यूएस में कम मिलता है। इसके लिए वहाँ जंग चल रही है। तो हमारे क्या सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वी आर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ यूएस में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, तो उन लोग भी पढ़ाते होंगे भाई वहाँ इस तरह से होता है, हम लोग का इस तरह से सिक्योरिटी होना चाहिए। क्लियर। तो भारत में मतलब ये इकोनॉमिक्स से हट के है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स का एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, जान लो इंडियन इकोनॉमी को हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी मानते हैं। तो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री को समझना होगा। जब किसी भी देश को समझते हैं तो उस देश का पॉलिटिकल रिलेशन क्या है। दो कंट्री का पॉलिटिकल संबंध अच्छा हो तो वहाँ का आर्थिक संबंध अपने आप अच्छा हो जाएगा, और दो कंट्री का पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा हो तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधरने की संभावना होती है। अगर इंडिया पाकिस्तान का आपसी संबंध अच्छा हो जाए, पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा हो जाए, हमेशा कोल्ड वार चलते रहता है और कभी कभी युद्ध में बदल जाता है। हम उसको ये कर देंगे, हम उसको ये कर देंगे, मेरे पास इतना परमाणु बम है, उसके पास इतना परमाणु बम है, वो अगर उसको मारेगा तो कितना लोग मरेगा, वो अगर उसको मारे, यही सब होते रहता है। जिसे
यहाँ के लोग वहाँ से और वहाँ के लोग यहाँ से। व्यापारी वर्ग क्यों युद्ध चाहेंगे? व्यापारी वर्ग तो शांति चाहते हैं। और कल तुम लोग बताए भी थे कि एक पॉइंट कि सर पीस एंड हार्मोनी हो अर्थव्यवस्था में, जब किसी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। आखिर एक लंबे समय तक बिहार में लोग क्यों नहीं आते थे? क्योंकि आपसी उपद्रव था। कोई आता था उससे रंगदारी मांगते थे, ऐसा हमारा कहानी था, डर लगता था, लोग नहीं आते थे। आज भी नहीं आना चाहते हैं कि भाई क्यों जाएं, क्या होगा नहीं होगा, कि भाई यहाँ के लोकल एक अलग प्रशासन चलता है। इस तरह के मिथ्या विचार हमारे के यहाँ था, डर था, इसलिए नहीं आते थे। तो किसी भी कंट्री के साथ जब व्यापारिक संबंध बनाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का आंतरिक संबंध लोकल, देखें अब एक फैक्ट्री लगाने जाते हैं तो देखें वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं कि नहीं। बहुत से लोग कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत से लोग उपद्रवी होते हैं। अब देखते होंगे किसी गांव के किनारे कोई अगर ट्रक गिर गया तो कुछ लोग लूट लेते हैं। अगर तेल का देखो तेल का जो है ट्रक सहित लूट तो लेके भाग रहे हैं। अब उस गांव में लोग ऐसे तो जो बचाने में लग जाते हैं। अलग अलग नेचर से सब इंडिया में ही है, एक लूटने वाले एक बचाने वाले। क्लियर? तो इस तरह की हमारा जो भारत किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो उसमें जो है सबसे पहले ज़रूरी होती है कि उस अर्थव्यवस्था की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छा हो। इसके लिए हम लोग बताएंगे आगे, एक और लेक्चर हमारा होगा कल का, देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसमें भी आज चर्चा करेंगे। देखो दूसरी बात है, एक टर्म है बाबू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल, है ना। इकोनॉमिक्स से वर्ड मिलता होगा हमेशा, इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सस्ता। लोग समझते हैं इसको, नहीं बोलते हैं इकोनॉमिकल नहीं है मतलब हमारे लायक नहीं है। तो वर्ड है तो वर्ड को समझिए, अगर पेपर को समझ रहे। देखो एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रेफर्स टू इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है। इकोनॉमिकल क्या है? किफायती लिख दी हिंदी में, या कुछ सस्ती करने के लिए संदर्भित करता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर डिमांड को बढ़ाना है तो चीज़ों को सस्ती करनी होगी, और सस्ती करने के लिए स्केल को बढ़ाना होगा, इफ़िशियंसी को बढ़ाना होगा, मार्केट साइज को बढ़ाना होगा। जब 1991 में एलपीजी पॉलिसी आया, वो भी आप लोग को पढ़ाएंगे। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसका ऑब्जेक्टिव था रोजगार बढ़ाना, उसका ऑब्जेक्टिव था फिजिकल डेफिसिट को कम करना और सामाजिक विकास भी करना। और केन्स के हिसाब से हम कहते हैं कि जब बोलते हैं कि अभी पढ़ाएंगे आगे आप लोग डिप्रेशन क्या, डाउन टर्न क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, तो उसमें हमारी स्थिति एवं रिसेशन एवं कहिए कि भयानक स्थिति बना हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे 1991 में, अगर इतिहास पढ़िएगा तो, और आपको सिलेबस में पढ़ना भी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें दो ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्शन को भारत में ही बढ़ाया जाए मतलब विदेशी कंपनियों को यहाँ पर सामान बेचने का इजाज़त देंगे, और मार्केट भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन वो सामान जो बिकने वाला होगा वो कहाँ बनना चाहिए? भारत में ही बनना चाहिए। अगर सामान भारत में बनेगा तो जीडीपी कहाँ का बढ़ेगा? भारत का बढ़ेगा। रोजगार कहाँ बढ़ेगा? भारत में बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव था। और जब प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होती, चीज़ें सस्ती होती है, मोबाइल सस्ता हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कुछ सामान महंगे हुए, कुछ सामान सस्ते हुए, जब सामान सस्ता हुआ तो सामान डिमांड बढ़ा, और जब डिमांड बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा। तो सप्लाई जितना बड़े पैमाने पर बढ़ेगा कॉस्ट उतना ही कमता है एक समय तक। वो तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, क्यों कमता बढ़ता है। तो स्केल जब बड़ा होगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, मार्केट का साइज बढ़ेगा, ठीक है, और लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। आप दोनों बात नहीं कीजिए, क्लियर? नेक्स्ट है, देखो जी, देखो होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सम कार्स आर मच मोर इकोनॉमिकल दैन अदर्स। हम कार की बात करें, बोलते हैं कि ये कार बहुत इकोनॉमिकल है, किफ़ायती है। तो किफ़ायती वस्तुएं अगर बाज़ार में आएगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जब एलपीजी पॉलिसी आया तो बहुत सारे ऐसे सामान था जो महंगे होने के कारण हम लोग यूज नहीं करते। टेलीफोन कितना महंगा था, एक महीना केवल उस समय 90 में 550 रुपया आता था, है कि नहीं। आवाज़ जो है 100-150 में पूरा भर महीना भर पेट बतियाते हैं। आखिर उस समय भी टेलीफोन था तो उस समय डिमांड क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत महंगी थी।
मन तो उसमें ही बात करने का था, लेकिन जैसे ही घुमाते थे हर सेकंड बिल बढ़ते चला जाता था, तो लोग बात कम करते थे। यानी कि बात करने का मन था, आज भी लोगों को पढ़ने का मन है, लेकिन पढ़ाई महंगी है। तो कल हम बताए भी तो थे कि सरकार अगर पढ़ाई थोड़ा और सस्ता कर दे, हायर एजुकेशन, तो और हमारे के ह्यूमन कैपिटल पर संभावना है। और किसी भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस कंट्री में फिजिकल कैपिटल भी स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी सब अपना ठीक होगा। चलो वैसे ये नोट्स देंगे पीडीएफ में। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर आपको समझाया गया है। ऐसे हम बताए हैं कि जैसे देखो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। पहला दिन हम लोग क्या पढ़ाते हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड इकोनॉमिक्स टीचेज अस हाउ वी यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज टू हैव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अर्थशास्त्र हमें सिखलाता है कि हम सीमित संसाधन को किस प्रकार से यूज करें कि अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिले। When a country or a geographical region is defined in the context of its economic activity, it is known as economy or economic system. Capitalist economy, socialist economy, mixed economy. पढ़ते हैं ना? चलो हम थोड़ा बोर्ड पे आते हैं समझाने के लिए। आप सब समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इंट्रोडक्शन में आप लोग सब पढ़े थे। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं। ऐसे बहुत तरह का है, लेकिन समान रूप से जो आप जानते हैं 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? बोलो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके प्रोपाउंडर कौन है जी? एडम स्मिथ है। लेकिन जो हमारा जो कैपिटलिज्म है, एडम स्मिथ का जो मॉडल है, उसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि मार्केट शुड बी फ्री बट द डिफेंस मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। डिफेंस हमेशा सरकार के पास ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में सामान कितना बनेगा, उसका प्राइस कितना होगा, ये सब जो है मार्केट तय करेगी। उसके हिसाब से मतलब मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही प्राइस तय होना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है आपका जो है एडम स्मिथ दिए थे, लेकिन डिमांड और सप्लाई जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो मार्शल दिए थे। कौन दिए थे? मार्शल दिए थे। यानी एडम स्मिथ तक इकोनॉमी को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी ही मानते थे कि एडम स्मिथ तो वे थे जो कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग अलग बांट में बांट दिए। और ऐसा जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं रिपोर्ट में कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो लिखा जाता है सबसे पहले मार्शल के समय से लिखना शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लिख देना। कॉमर्स वाले बोल रहे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, पटना विश्वविद्यालय में भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी होता था। एनीवे तो सब तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या था जी? सोशलिस्ट। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। तीसरा क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का विचारधारा ऐसे कौन प्रमोट किए थे? केन्स किए थे। कब से प्रचलित हुआ? 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद। क्लियर? 1920। अब आज ये भी देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोग बताएंगे अलग से। तो चलिए फिर हम लोग अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। देखिए यहाँ तक बताए थे, तो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू? देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी एंड प्रिंसिपल। थ्योरी डिमांड, थ्योरी सप्लाई, थ्योरी ऑफ मार्केट पढ़ते हैं ना, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन बोलते हैं ना। इंडियन इकोनॉमी क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये सब याद रखिए, बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इग्नोर करते इसलिए हम अलग से बता दिए थे ताकि दिक्कत ना हो आपको। हाउ ह्यूमन्स बीइंग्स मेक डिसीजन व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अलोंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कैसे एलोकेट करते हैं? लैंड मतलब रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट।
जो ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होता है उसको हम किस तरीके से एलोकेट करते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था का अधिक से अधिक आपका विकास आपका हो। क्लियर? जैसे इकोनॉमिक एजेंट पर लोग फोकस करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं वायर्स ऑन सेलर को हम लोग इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट में दोनों का होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक एजेंट क्या हुआ? बायर्स एंड सेलर आपका इकोनॉमिक एजेंट हुआ। और इस तरीके से एक पीपीटी देख लीजिएगा और नोट्स अपना बना, आप इसमें और जोड़ सकते हैं, आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं, देखो किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझने का। वैसे इस पे एक अलग सा लंबा लेक्चर बना हुआ है और उस पर पढ़ाएंगे, तो अलग से देख लीजिएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था का बेस होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ फैसिलिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, याद हो गया ना, है ना, बहुत तरह पता है। तो ये आपके सर्विसेज हैं। अब जैसे इसमें देख लो, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एक सोशल है, एक इकोनॉमिक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, गलती से लिखा गया, देख लीजिएगा इसको। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या होगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल में क्या होता है? हेल्थ और एजुकेशन। और इकोनॉमिक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। तो हम देखते हैं जगह भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर लिखने के लिए आएगा। तो अगर नहीं कुछ याद रहे तो एक तो जानते हैं लो पर कैपिटा इनकम, सबको याद है, वो तो याद है ना जी। और 5 पॉइंट इधर से मिल गया कि भारत में हेल्थ स्थिति कैसी है, भारत में एजुकेशन की स्थिति कैसी है, ट्रांसपोर्ट की स्थिति कैसी है, कम्युनिकेशन की स्थिति कैसी है, एनर्जी की स्थिति कैसी है। ऐसे से और बहुत कुछ लिखाता है। हम लोग यही पढ़ेंगे आगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रीजनल इनइक्वालिटी है, क्षेत्रीय विषमताएँ ज़्यादा है। इनकम इनइक्वालिटी हमारे यहाँ, आय की असमानता बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई राज्य बहुत विकसित है, कोई राज्य बहुत पिछड़ गया। अब क्यों पिछड़ा इसको देखेंगे, लेकिन सरकार की पॉलिसी होती है कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है उसको स्पेशल प्रोविज़न देके उसको आगे बढ़ाने का। क्लियर? तो ये सब टर्म है जो आपको बार बार मिलेगा, चूँकि अलग से इस पर लेक्चर है, आप उसको देख लीजिएगा। चूँकि आप सीनियर हैं, है ना, तो इस पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कोई अगर आपसे पूछ दे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेसिक फैसिलिटी ऑफ द इकोनॉमी विच मेक द वे फॉर द डेवलपमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अब जो है देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ये है कि फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द रोड्स, पावर लाइंस, स्कूल्स, ये सब क्या है तुम्हारा किसी भी देश की, कोई भी देश आगे कैसे बढ़ेगा? किसी भी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की संभावना कब होती है? जब वहाँ का स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, हेल्थ सुविधा अच्छा हो, रोड अच्छा हो, रेल अच्छा हो, एयरपोर्ट अच्छा हो, बंदरगाह अच्छा हो, लाइन अच्छा हो, बत्ती अच्छा हो, पोस्ट ऑफिस अच्छा हो, कुरियर सुविधा अच्छा हो, सब अच्छा हो, है ना। ये सभी अच्छाई को हम लोग कब संभव हो गए? जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तब। आज जब किसी भी देश में, केंस कहते हैं कि जब किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है और सरकार अगर इन सभी चीज़ों पे पैसा खर्च करती, इस बार के बजट में भी कहा गया है कि हम इस सभी चीज़ों पर खर्च करेंगे, कहा गया है, बजट देखिएगा। अब देखिए सरकार कोई भी हो, बजट से विपक्षी हो, जैसे अगर अभी भाजपा है तो उसको लोग करें, विरोध भी जरूरी है, भाई ये नहीं था, मनरेगा में पैसा कम गया, कुछ लोग कहते हैं आपका और बहुत सारे स्कीम्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी था, किसान निधि योजना था, कम गया, तो कहीं कमा कहीं बढ़ा। अब देखे होंगे मिडिल क्लास इनकम को बेनिफिट मिला। दूसरी बात है कि सब्सिडी हमेशा के लिए नहीं होती, देख लो, सुन लो, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए पेरेंट्स तुमको हमेशा पैसा नहीं भेजेंगे 5,000 महीना, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, यानी कुछ समय तुमको देना होगा। उसी प्रकार से सरकार, कोई भी सरकार होती है तो जो गरीब होते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं, उसको सुविधा देती है और इस लायक बनाती है कि लोग कि वो टैक्स दे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि अगर सब्सिडी वाला अमाउंट
सब्सिडी अगर एक लंबे समय दे दिया गया तो किसी भी देश की सरकार का खजाना, लेकिन हाँ नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे पेंशन नहीं मिले तो सबको ना मिले, अब किसी को मिलता है पेंशन, किसी को तकलीफ है। सबके लिए नियम अगर एक था हो, सबके नियम अगर यूनिफॉर्म हो, तब कोई विरोध ना करे। तो भाई स्वार्थ की बात होगी, उससे विरोध लाजमी है। लेकिन किसी भी हमारे के यहाँ खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है। बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन भी आता है। अगर कमी नहीं होती तो फिर यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है उतना लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा IAS IPS निकालते हैं तो बिहार में नहीं रहकर, बल्कि यहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली चले जाते हैं, दूसरे स्टेट चले जाते हैं। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे यहाँ हायर नहीं, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करना होगा। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है अगर कंपीट करते हैं दूसरे देशों से तब। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में क्या है कि हमारा, आप लोग जो पढ़ के आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से या शहर में बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उसका बेस इतना कमज़ोर हो जाता है कि शहर में आके उसको 10 साल बेस ठीक करने में लगता है, तब तक उम्र पार हो जाता है। जब उम्र पार हो जाती है तो पढ़ने की इफिशियंसी उतनी नहीं रहती है, समझने की इफिशियंसी उतनी नहीं रहती है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर में से एजुकेशन पर अधिक जोर देना है। तो हमारे एक तरह से हम लोग फीचर समझ रहे हैं, लेकिन अंत में हम लोग पॉइंट वाइज कर दिए, जैसे एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जाम पास भी करना है और नॉलेज भी चाहिए। और नॉलेज के लिए लेक्चर सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता डेवलप कीजिए थोड़ा सा। क्योंकि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल पढ़ाते हैं, स्टैटिक्स खूब बनाने वाला होता है तो खूब बनाते हैं, इसमें तो सुनने वाला है ना। सुनिएगा तो नए नई चीज़, अब हम बहुत कुछ बताएं एक जगह इकट्ठा करके, अलग अलग जगहों से रिसर्च करके नोट्स बनाते हैं। तो पढ़ाने का तरीका वही है। अब एक टीचर से हमारे पढ़ने बंद कर दे तो आपको नया चीज़ कैसे बताएंगे। इसलिए टीचर बनना बहुत सोचते हैं कि हम MA कर लेंगे, नेट कर लेंगे, PhD का टीचर बन जाएंगे, हमको 1-1.5 लाख सैलरी मिलेगा, 3 लाख तक मिलेगा, कुछ सोचते हैं। लेकिन जो कुछ लोग टीचर इंटरेस्ट से बनते हैं कि हम जाएंगे बच्चों को नया चीज़ सिखाएंगे, अगर ये प्रेजेंटेशन आपको नहीं देते नया चीज़ आपके दिमाग में कैसे आएगा। बहुत लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुनते सुनते BA कर जाते हैं, उसको पता नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। हम लोग तो 11th के बच्चों को सिखा देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपको बता देगा। हम लोग BA में कर लेते हैं, उससे पूछा जाता है, स्थिति ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा पेपर क्या है पढ़ना, वो भी नहीं पता है। पता होना चाहिए आपको। YouTube पर 4 को वीडियो देख लेने से आप कोई पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई का माध्यम चाहे जो हो, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। और YouTube पर देख लेगा तो वीडियो कुट करते रहेगा, बहुत जान गए, अरे बहुत जान गए। क्योंकि पढ़ाई तभी संभव है। एक हमारा कमेंट्स किया था, लिखा था कि सर स्कूल कॉलेज ठीक है, हम उसको रहने दिए हैं, लेकिन कोचिंग में पढ़ने के लिए ऑनलाइन ही ठीक है। कोचिंग में सीखने के लिए ऑनलाइन ठीक है, एकदम ठीक है, उसको भी रेगुलर पढ़ने से होता है। ऑनलाइन वो नहीं पढ़ता है, YouTube पर पढ़ता है, कुछ यहाँ से पढ़े कुछ वहाँ पढ़े, तो जो कंसेप्ट है ना आग गड़बड़ हो जाता है उसका। एनीवे, क्योंकि जो कंसेप्ट गड़बड़ाया वो तो टीचर से मिले नहीं। अगर ऑनलाइन मेथड में भी अगर आपको टीचर बता देते हैं तो ठीक है ना। लेकिन अगर वो गड़बड़ हो गया तो स्थिति गड़बड़ ही आपके पास बना रहेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए आगे, तो इसको समझते हैं एक PPT को। दे दो विश्वनाथ को, क्या बात है, बात करेगा। बोलो, फोन है, बात कर लो। चलिए देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये समझना है। अभी हम लोग 11 से ऊपर उठ गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेज एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, काम करने की क्षमता बढ़ा देती है। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम में एयर कंडीशन है, क्लासरूम में लाइटिंग की व्यवस्था है, क्लासरूम में बैकअप लाइट की व्यवस्था है, अच्छे बेंच है,
अच्छे कुर्सी है, कालीन लगा हुआ है, तो ये बोलते मॉडर्न क्लासरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में देख लेते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इससे आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे पढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है। जितने सारे चीज़ इतना बता दिए, अगर इतना को लिखाएंगे तो 2 घंटा लगेगा ना। समझ गए, आपको लिखना है, अपने हिसाब से नोट्स बनाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट डिजिटल बोर्ड भी है। ये पढ़ने की क्षमता आपको बढ़ा दी, पढ़ाने की क्षमता बढ़ा दी, क्योंकि जब बोर्ड पे लिखते हैं टीचर, सर ये स्पेलिंग छूट गया, ज़रा बता दीजिए फिर से, सर नहीं दिख रहा है। इसमें दिख तो रहा है बड़का बड़का को, कुछ नहीं समझे, छूट गया लिखने में। पहले हम लोग लिखाते हैं क्लास में कि ये लिखो भाई, एक पारा लिखाएं तो छूट गया तो उसको कन्फ्यूज हो गया। ये अगर छूट गया तो फिर वीडियो देख लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं कहीं काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। उसके बाद देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेज प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। बढ़ाई ना, जो काम 4 घंटे में वो काम 1 घंटा में होता है कि नहीं, जो काम 4 घंटा वो घंटा 1 घंटा में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज ऑफ इन प्रोडक्शन, जायज़ प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा देती है। लिंकेज अगर होता क्या है कि अगर हम अधिक थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा अधिक मेहनत करना ही पड़ेगा। देखो, अगर जो टीचर वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया रहेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा। बहुत लोग हो जाते हैं, देखवे कि हो, कल जो सही था जो सही नहीं है। डेवलपमेंट डिमांड चेंज, डेवलपमेंट वांट चेंज, डेवलपमेंट सेक्रीफाइस। अब एक बार पढ़ ली, उसी को पढ़ाते रहें, कैसे होगा। कल पढ़ाते, पहले हम लोग थिन पेपर पर पढ़ाते थे, फिर आए ब्लैक बोर्ड पर, फिर आए वाइट बोर्ड पर, फिर प्रोजेक्टर चला, आज डिमांड डिजिटल बोर्ड का। तो हम लोग आते हैं ना, तो उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ाते हैं और आपकी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाती है, आपको नोट्स मिल जाता है, लेक्चर समझ में आता है, तो कॉलेज में आप ही बताओ कि कॉलेज में अगर सरकार इस तरह की डिजिटल की बोर्ड की व्यवस्था करे, इस तरह की कैमरा की व्यवस्था करे, तो क्या बच्चा नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, क्वालिटी बढ़ेगा। हम लोग कहाँ को ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो उनको जो है ऑपरेट करने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी सीखने का प्रयास नहीं किए। उनको मानते हैं कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें एफिशिएंट, अब क्या ज़रूरत हमको है। जो ये समझ लिए हम बहुत जानते हैं तो दिक्कत होगा। ये भी समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में एक भी समस्या ये भी है, क्लियर, कि हम बहुत जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेज साइज ऑफ मार्केट, जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट साइज बढ़ेगा। कल का जो मार्केट है, आज की मार्केट में कितना फ़र्क है। कल जो है अगर कोई सामान हमें दिल्ली वाला मंगाना पड़े तो हम वेट करना पड़ता था, कोई दिल्ली जाएगा तो सामान लेके आएगा। आज मन किया, ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, है कि नहीं। आज मन कर गया तो हम अमेरिका से भी सामान मंगा सकते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि अमेरिका में कौन लोग किताब पढ़ते थे, ज़रा हमको देखते थे। आज अमेरिका में 11th में किताब कौन पढ़ते हैं, BA में किताब कौन पढ़ते हैं, आप मंगा सकते हैं, क्लियर। अमेरिका के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ाते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ फील होगा, यहाँ आपको मिलेगा। लेक्चर बिकता है, मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमाल है, उससे हमें बेनिफिट भी आपका होता है, हमेशा नुकसान नहीं होता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब हम बाहर से चीज़ों को लाने में सामर्थ्य बनाती है, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब। अब बहुत सारे संस्था वाले जो अच्छे संस्था होते हैं, प्लेन से आते हैं दिल्ली से, अहमदाबाद से टीचर पढ़ाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है तब तो। हमारे पास इस तरह के टीचर नहीं हैं, हम दूसरे स्टेट से मंगवा लेंगे। कि जो बड़े संस्था होती है, IIM में जाओगे, कोई अलग से टॉपिक हो तो लोग विदेश से पढ़ाने के लिए आते हैं, कि बच्चा का एकदम सिलेबस पूरा होना चाहिए। और बच्चे और टीचर, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे इतना एग्ज़ाम दे के जाते हैं उसको पढ़ने के लिए, लोग उसको माइंड मेकअप है कि पढ़ने के लिए जाना है। और यहाँ के जब बच्चे आते हैं तो हमको डिग्री लेना है, एडमिशन लेंगे BA में, पढ़ेंगे, कंपटीशन था ना, वो कंपटीशन नहीं निकलता ना BA करता है। कुछ लोग निकाल लेते, क्योंकि तेज जो है दोनों जगह तेज होता है, वो कॉलेज ठीक कर लेगा और कंपटीशन निकाल लेगा। और कुछ लोग जो है दिन भर जो है सेट बनाएगा, ना कॉलेज पढ़ेगा ना वहीं पढ़ेगा, तो उससे अब डिग्री बहुत है उसके पास, BA MA का कमी यहाँ पर नहीं है। और कहता है हाँ अनएम्प्लॉयड है, MA कर लिए, हम PhD कर लिए, हम ये कर लिए, वो कर लिए। ऐसे करने से थोड़ी नौकरी मिलेगा।
प्रोडक्टिविटी अगर आप अपने अंदर क्षमता बढ़ाइएगा तब कहीं रहिएगा। पढ़ने जो विद्यार्थी तेज होता है, हम लोग कभी कॉलेज मिस नहीं करते थे। 200 अटेंडेंस 200, 198 नहीं होता था। कभी इमरजेंसी में किसी से छूट गया, और कंपटीशन में भी अलंबर रहते थे, वन रहते थे। इसलिए हमारे के यहाँ देखो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस द साइज ऑफ मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आउटसोर्सिंग, हम लोग बाहर से लाने में रिसोर्सेज जैसे किसी भी चीज़ को, कोई टीचर्स है, फैकल्टी है, डॉक्टर से बाहर से आने में आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आके अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जिसको हम लोग FDI कहते हैं। विदेशी इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का देखा था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी कंपनियां या संस्था यहाँ के शेयर मार्केट में पैसा लगाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब विदेशी कंपनी, विदेशी संस्था यहाँ के प्रोडक्शन यूनिट में पैसा लगाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं FDI। जैसे यहाँ फैक्ट्री बना रही है, नहीं बोलते हैं 100% FDI रोड में, तो मालिकाना को उसके पास आती है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब जो शेयर मार्केट का स्थिति रहेगा उसी हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा, कोई मालिकाना को उसको मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ बाहर के लोग कब आएंगे, जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगा तब आएंगे। क्लियर, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा, तब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे मेडिकल सुविधा हो, अच्छे एजुकेशन सुविधा हो, है ना, जब देश का विकास आपका होता है। अच्छे रोड हो, अच्छे रेल की व्यवस्था हो, अच्छे कम्युनिकेशन का साधन, हम शुरू में बता चुके हैं, उसका पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। एनर्जी हो, कोल एनर्जी में कोल एनर्जी आती है, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, बायोमास, नेचुरल गैस, ऑयल, सोलर, न्यूक्लियर, ये सब पूछता है ना। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एनर्जी का कौन कौन सा सोर्स है, तो उसमें इसमें देख लीजिएगा, बना दिएगा ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन बन जाए आसान से। एक पेपर BM होता है GS का, GS होता है ना, GS है ना, तो GS में सब पेपर से क्वेश्चन पूछेगा। तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग इस तरह से पढ़ें कि हमको सारा पेपर GS वाला भी कुछ कुछ कवर होते चला जाए। अब ये दो वर्ड हमेशा सुनते होंगे, डिप्रेशन और रिसेशन। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 याद करते हैं। और ग्रेट रिसेशन कब आया था, 2007 याद करते हैं। ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन। और रिसेशन तो मंदी अर्थव्यवस्था में रहता ही है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म डाउन टर्न इकोनॉमी, स्लो डाउन इकोनॉमी। उसको हम पहले बताते हैं तब यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ समझो, एक पिक्चर होगा इसमें, इसको समझो। देखो इसको बोलते हैं डाउन टर्न इकोनॉमी, बड़ा यूज होता है वर्ड, इसलिए बता दी, बहुत ज़्यादा यूज होता है सब। देखो डाउन टर्न इकोनॉमी, क्या देख रहे हैं इसमें, ग्रोथ कम रहा है, देख रहे हैं जी, ग्रोथ क्या है जी, कम रहा है, ठीक है। और यही जब निगेटिव में चला जाता है लगातार, यही क्या कहलाता है, रिसेशन। चित्र से समझना आसानी होता है। ए मिलेगा, स्लो डाउन भी कहते हैं, स्लो डाउन मतलब डिमांड कम गया है, ठीक है नहीं, क्या गया है, डिमांड कम गया है। अब इसको समझ लीजिए, अब इसको यहाँ से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लोग पूछे इकोनॉमिक्स वाले। देखो, ए रिसेशन इज व्हेन द इकोनॉमी इंटर्स डाउन टर्न, डाउन टर्न मतलब स्लो डाउन इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब पढ़ते बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मैक्रो में पढ़ना है, पढ़ाएंगे आगे, नहीं पढ़े होंगे तब, है ना। तो बिजनेस साइकिल में क्या, देखो बिजनेस साइकिल में इस तरह से होता है। इसे स्टैटिक्स में जब टाइम सीरीज पढ़िएगा तो इस तरह इसको हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल समझिए इसमें ये जो है ना, यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या होता है, पीक में है, क्या है, पीक एकदम है, क्या उसको बोलते हैं, पीक, बूम, क्या बोलते हैं, बूम, और कर लो, इसको बोलते हैं स्लम, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या है, एकदम कम रहा है डिमांड, रिसेशन वाला फेज है। इसको मतलब रिसेशन कहते हैं, इसको बोलते हैं रिकवरी कहते हैं। तो ये बिजनेस चलते, बिजनेस में हमेशा जो डिमांड होती है या जो इनकम होता है हमेशा एक तरह का नहीं होता है। वो किसी तरह का बिजनेस हो, मॉल का बिजनेस हो, कॉफ़ी का बिजनेस हो, गाड़ी का बिजनेस हो, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, इस तरह से अर्थव्यवस्था में डिमांड आपको चलता है। तो उसी का एक पार्ट है कौन, ये जो हम बता रहे हैं रिसेशन इज, देखो रिसेशन इज व्हेन एन इकोनॉमी इंटर्स ए डाउन टर्न एंड इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। याद रखिएगा, डिप्रेशन इज व्हेन द इकोनॉमी इज इन मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग डाउन टर्न, एक लंबे समय तक स्थिति में रहेगा, इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल, या बिजनेस साइकिल का पार्ट जरूरी नहीं। इस पे अलग से हम चर्चा इसमें करेंगे नीचे में, पहले समझो। अब देखो, ये कंट्री इंटर्स रिसेशन व्हेन इट रिपोर्ट टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स पे रिपोर्ट आता ना। अगर अगला 3 महीना बाद रिपोर्ट नेगेटिव आया, और फिर भी अगर नेगेटिव ही है, लगातार जीडीपी अगर नेगेटिव है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिसेशन। क्या बोलेंगे, रिसेशन। क्लियर। अब देखो, ए कंट्री इंटर्स ए डिप्रेशन व्हेन रिसेशन इवॉल्व्स इनटू ए शार्पर एंड लॉन्गर टर्न टर्न, सम बिलीव जीडीपी मस्ट डिक्लाइन बाय द एटलीस्ट 10%। 10% से अधिक अगर जीडीपी अगर घट रहा है तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। ये इस तरह की हालत रेयर सप्रेयर है, ये 1929 में आया था। इस पर हम अलग से बताएंगे। फिलहाल इसको समझे, ये समझे क्या, ये वाला पार्ट अब समझे, रिसेशन और डाउन। हम लोग यूज करते हैं वर्ड स्लो डाउन नहीं बोलते, अर्थव्यवस्था सुस्त बोलते हैं उसको हिंदी में। इसके लिए हिंदी में क्या यूज करेंगे, वर्ड सुस्त नहीं बोलते, बिजनेस बहुत सुस्त चल रहा है। लग रहा है कि डाउन टर्न और रिसेशन सुनने में एक ही तरह लगता है, और रिसेशन को क्या बोलेंगे, मंदी। क्या बोलेंगे, मंदी। रिसेशन, मंदी या अवसाद कुछ कहते हैं, देख लेना हिंदी वर्ड, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अब ये जो रिसेशन है या जो डिप्रेशन है, ये क्यों होता है, तो इसमें कारण है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मांग में लगातार कमी हो रही है अर्थव्यवस्था में, और सरकार के लाख प्रयास के बाद वो स्थिति नहीं सुधरती है, तो भी चला जाता है डिप्रेशन में। नहीं समझे, अगर ग्रोथ रेट निगेटिव है, ग्रोथ रेट क्या है, निगेटिव है, और तो उस ग्रोथ को हम लोग ठीक करने के लिए सरकार प्रयास करती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी में यानी कि सेंट्रल बैंक पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट रेट से संबंधित बात करते हैं, और फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स से संबंधित बातें, पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित बातें, पब्लिक डेट से संबंधित बातें, ठीक है। अगर इस तरह का हम लोग करते हैं और उसके बाद भी अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं आता है, तो अर्थव्यवस्था कहाँ चला जाता है, डिप्रेशन में। फिर से इस फिगर को समझिए, चार्ट से समझना आसान होता है। देखो, क्लियर है, क्या देख रहे हैं, क्या इसको बोलेंगे, सुस्त, हिंदी में सुस्त अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है, सुस्त है। तो देखो क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव है, लेकिन कमा, यहाँ से कमना शुरू हो गया, देख रहे हैं बोर्ड पे, देखो बाबू, देखो यहाँ कम था, यहाँ थोड़ा बढ़ा, बराबर है, फिर घटा, फिर आपका नेगेटिव है ना, देखो फिर क्या है, नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, सरकार पॉलिसी करती है, फिर क्या रहा, घटा, फिर क्या हुआ, घटा, फिर देख रहे हैं कि इस तरह से आपका बढ़ रहा है, इस तरह के आपका बढ़ रहा है, बढ़ता है ना। तो
ये देखिए कि ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस उसका डेटा के हिसाब से दिया गया था, हम भी कहीं से उठाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये रिसेशन और डाउन टर्न यानी कि स्लो डाउन, दोनों चीज़ समझ में आया? क्लियर है? ये समझ में आएगा रिसेशन कि जब 2 क्वार्टर या कंजिक्यूटिव नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। और ये अगर हो रहा है लगातार और हो ही रहा है, सरकार पॉलिसी ला रही है, पॉजिटिव पॉलिसी ला रही है, फिर भी अगर चेंज ना हो तो कहाँ चला जाता है? डिप्रेशन में, जैसे हुआ था 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में। अमेरिका से शुरुआत हुआ, उस समय के वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? हूवर, क्या नाम था? हूवर। और चुनाव हार गए 1933 में। कौन बने राष्ट्रपति? रूजवेल्ट। कौन बने? रूजवेल्ट। उस पर एक झलक देखेंगे। वहाँ भी सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन केन्स उस समय भी थे, बातें बता रहे थे कि अब इस तरह से कीजिएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत कम गई है, अर्थव्यवस्था में विश्वास कम गया है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोग देश को छोड़ रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं। अब कल्पना कीजिए सब लोग पैसा बैंक से निकालें तो बैंक डूबिए नहीं जाएगा, बैंक कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। अब आइए देखिए, थोड़ा सा इस पर बात करें। यहाँ देखो, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाए। ग्रेट डिप्रेशन नाम सुने हैं? वाज सीवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन सिंबलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट बाय द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑन ब्लैक ट्यूसडे। क्या बोलते हैं इसको जी? ब्लैक ट्यूसडे। क्या था? 24 अक्टूबर 1929। ब्लैक ट्यूसडे जैसा क्वेश्चन भी था, विच वन इज नोन एज ब्लैक ट्यूसडे, डेट दिया रहेगा। क्या हुआ था? पूरा हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कोलैप्स कर गया था। द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वेयर मेनी एंड वेरिड बट द इम्पैक्ट वाज विजिबल अक्रॉस द कंट्री। इस इम्पैक्ट पूरी दुनिया में दिखा। बाय द टाइम ऑफ दैट, अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, मार्च 4, 1933 द बैंकिंग सिस्टम had collapsed. Nearly 25% of the labor force was unemployed. यानी कि जितना लोग काम कर रहे थे वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। कहाँ से? यूएस से, है ना। एंड प्राइसेज एंड प्रोडक्टिविटी हैड फॉलन 1/3। प्राइस भी क्या हुआ? घट गया ऑफ देयर 1929 लेवल। reduce the prices and reduce the output resulted in lower income in the wage, rent, dividend। अगर हमारा या आपका इनकम कम होगा तो आप अपने लेबर को पैसा कम दीजिए, ज़्यादा दीजिएगा? कम दीजिएगा ना। कोविड में क्या हुआ था? बहुत सारे बोले आधा पैसा देंगे, बहुत सारे बोला कोना पैसा देंगे, दिया था ना, ये नहीं दिया। अभी तो हाल फिलहाल की घटना है। तो सोचिए कोविड में थोड़ा सा समस्या हुआ, इतना समस्या था उस समय तो भाई पूरा बैंक कोलैप्स कर गया, पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स कर गया, है ना। तो आपका वेज कम गया, रेंट कम गया, यानी कि पूरा फैक्टर पेमेंट ही कम गया। और जब इनकम कमेगा तो सेविंग तो कहाँ से होगा? सेविंग तो निकल गया, है कि नहीं। मार्केट में कोई नया व्यक्ति पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे। फैक्ट्री वेयर शट डाउन, फैक्ट्री क्या हुआ? बंद हो गया। फॉर्म्स एंड होम्स वेयर लॉस्ट टू फोरक्लोजर। जितने सारे फॉर्म थे, जितने सारे होम से सब भर गए, मिल बंद हो गए, माइंस खदान बंद हो गए। और जो है पीपुल वांट हंग्री, पीपुल भूखा रहना पसंद करते थे। एंड रिजल्टिंग लोअर इनकम मीन्स द फर्दर इनेबिलिटी ऑफ द पीपुल टू स्पेंड और सेव। जब पैसा ही नहीं था तो खर्च करने की क्षमता, सेव करने की क्षमता, सब क्या हुआ? पूरी तरीके से कम गया। तो ये कहानी किसकी है? अमेरिका की है ना। थोड़ा सा एक स्टैंड आउट दिखाते हैं, ये आपको मिलेगा, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। देखो, बेसिकली एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1933, डेटा देखो यहाँ पे 1933 24.9% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स 12, देखो यहाँ 12,83,000 है ना, वह इकाएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ पीपुल वेयर अनएम्प्लॉयड। इतना लोग अनएम्प्लॉयड हो गया था। एल दो फार्मर्स टेक्निकली वे आर नॉट काउंटेड एमॉन्ग दी अनएम्प्लॉयड। यद्यपि इसमें जो किसान है उसको नहीं काउंट किया गया है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बैंक में काम कर रहे थे, उसी को काउंट किया गया है। इतने लोग क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयड हो गए थे, नौकरी खो दिए थे और लोग घर छोड़ रहे थे, लोग माइग्रेट कर रहे थे। क्लियर? सोचिए,
अब इसलिए इसको बताना ज़रूरी था कि जब आपको 1991 के बारे में बताएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या हुई थी। तो जब थोड़ी बहुत समस्या हो गई थी तो हमारे देश दिवालिये के कगार पे पहुंच गई थी। यहाँ के सोना चांदी सब जो है दूसरे देश में गिरवी रखा गया था। कल्पना कीजिए अमेरिका की स्थिति क्या रही होगी, जिसमें कि हम बात करें उसमें वर्ल्ड बैंक नहीं था। तो वर्ल्ड बैंक कब आया? 1945 में आया, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद आया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया। तो स्थिति बड़ा भयानक था, कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। तब केन्स आए और केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाइए, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास कीजिए, हेल्थ को, एजुकेशन को, डैम को, एयरपोर्ट सब बनाइए, और उससे हमारा मार्केट में विश्वास पैदा होगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में रोज़गार मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहाँ खो देता अपना आपा, तो वैसी स्थिति में सरकार को ही आगे आके काम करना पड़ता है। इवन केन्स ने कहा था कि भाई रोड सही है, रोड तोड़वा दीजिए, रोड बनाइए, रोज़गार पैदा कीजिए, रोज़गार दीजिए, लोग भूखे मर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। अगर लगातार यही स्थिति रहेगा तो अमेरिका भी दिवालिया के कगार पर पहुंच जाएगा। यानी अमेरिका भी इस फेज से गुजर चुका है, इससे छूता नहीं रहा। क्लियर? तो इस तरह के जो पूरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बताया गया है। हम आज ये भेज देते, उस दिन भूल गए थे, दोनों गोपाल जी आते हैं तो, और उसके बाद जो है इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। इसमें आगे हम जो पढ़ाएंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 10 पॉइंट है जो एग्जाम में लिखते हैं, वो लिख दीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण, अब उस पर डिस्कशन अलग से बनाएंगे। डिप्रेशन बोले अलग से बताएंगे पूरा, उसका अलग से टॉपिक ही पढ़ना है, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, तो बताएंगे कॉजेज। हाँ रुको ना, तब बताएंगे। देखो कोई एक, देखो अभी बताया ना, कोई एक कारण नहीं ना था, कोई भी एक कारण तो होता नहीं है। अगर इतनी बड़ी घटनाएं घटती है तो एक कारण तो होता नहीं है, उसके सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसका अलग से डिस्कशन करेंगे, डिटेल से बताएंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसी है जो वहाँ की जो मार्केट है उसको कोलैप्स कर दिया, और जो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म का थ्योरी फेल हो गया, और फिर हमारा फिर से केन्स की विचारधारा को अपनाना पड़ा, अमेरिका को भी मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में आना पड़ा। अमेरिका कहती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? वो नहीं है। चलो नहीं